Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Tanisha. Myself Tanisha और आज मैं आपको क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का बुक फर्स्ट के चैप्टर फर्स्ट दैट इज़ द कोल्ड वॉर एरा पढ़ाऊंगी। ओके, तो इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो पार्ट 1 में दे दिया है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है देन द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ गो एंड वॉच द वीडियो। ओके, क्योंकि मैंने ये जो इस चैप्टर के हर एक एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर एक एक टॉपिक को अच्छे से समझें। ओके, now let's start with the today's video, the arenas of the cold war. So arenas of the cold war का basically मतलब ये होता है कि कौन कौन से एरियाज हैं या फिर कौन कौन से वो सेंटर्स हैं जो कि कोल्ड वॉर से एसोसिएटेड है। ओके, जैसे कि जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस अपन ने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था। ओके, तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से ही फिर ये जो कोल्ड वॉर का जो एरा हैगा वो स्टार्ट हुआ था। ओके, एंड कोल्ड वॉर से बहुत से शूटिंग वॉर्स भी हुए। ऑल्दो फॉर्चुनेटली दोनों कंट्रीज़ के बीच में दोनों सुपर पावर्स जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुई वॉर में, जिसकी वजह से कोई एक बड़ा वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, बट दोनों सुपर पावर्स के जो अलाइज थे उनके बीच में शूटिंग वॉर्स और हॉट वॉर्स हुए हैं। ओके, और जो मेन जिसका इम्पैक्ट पड़ा है जिन कंट्रीज़ पे वो है जैसे कोरिया में जो वॉर हुआ था 1950-53 में, बर्लिन में जो हुआ था 1958 टू 62, ओके, कॉन्गो में हुआ था 1960s में। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं, बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पर अपन इन सुपर पावर्स के बीच में जो वॉर रहेगा उसका इफेक्ट देख सकते हैं। ओके, सो जब भी अपन एरेनाज ऑफ द कोल्ड वॉर की बात करें, सो एरेनाज ऑफ द कोल्ड वॉर मेनली वो एरियाज हैं जहाँ पर क्राइसिस और वॉर्स हुए हैं। ओके, जहाँ पर दोनों कंट्रीज, दोनों सुपर पावर्स के अलाइजेस जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए हैं। ओके, वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आए हैं और उनके बीच में, उनके अलाइजेस के बीच में वॉर्स हुए हैं। ओके, एंड ये जो कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान, यहाँ पर जो वॉर्स हुए थे तो बहुत सी लाइफ लॉसेस हुई, बहुत से पीपल्स को अपनी लाइफ गंवानी पड़ी। ओके, एंड बिकॉज दोनों कंट्रीज़ का जो मिलिट्री बिल्डअप था, ओके, उनके पास जो आर्मी थी, जो मिलिट्री थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, है ना। तो जिसकी वजह से जब भी दोनों अलाइज के बीच में, दोनों कंट्रीज़ के अलाइज के बीच में वॉर्स होते थे तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई लेवल पर होते थे। ओके, एंड ऑब्वियसली दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशंस भी हुए, दोनों सुपर पावर्स के बीच में कम्युनिकेशन हुए, सो दैट कि जो वॉर का जो रिस्क है उसको अवॉइड कर सके, एंड दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको भी वो सॉल्व कर सके। ठीक है, एंड कभी कभार द कंट्रीज आउटसाइड द टू ब्लॉक्स, आउटसाइड द टू ब्लॉक्स मीन्स जो कि दोनों ही ब्लॉक्स को ज्वाइन नहीं करे, जो कि नैम कंट्रीज, जो कि नॉन अलाइन कंट्रीज होती हैं। ओके, सो दे ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिड्यूसिंग द कोल्ड वॉर कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जवाहरलाल नेहरू का अगर अपन देखें, तो जवाहरलाल नेहरू जो थे, ही वॉज द लीडर ऑफ नैम। ठीक है, तो मतलब ही वॉज द को फाउंडर ऑफ नैम एंड ऑल्सो द मेन लीडर ऑफ नैम, एंड ही प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स इन अवॉइडिंग द वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द टू सुपर पावर्स। ओके, सो जो नैम कंट्रीज जो रहती थी, जो नॉन अलाइन कंट्रीज रहती थी, जिन्होंने दोनों ही सुपर पावर्स को ज्वाइन नहीं करा था, so they played a huge role in avoiding the conflicts and wars between the two superpowers and their allies. Okay, एंड ऑल्सो जो कॉन्गो क्राइसिस हुआ था वहाँ पर यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, एंड एट द एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोथ द सुपर पावर्स दैट दे रियलाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, बिकॉज द होल वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर देम, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो इंटरनेशनल अफेयर्स जो है, ओके, जो इंटरनेशनल मैटर्स जो है वहाँ पर वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबली, रिस्पॉन्सिबल वे में रिएक्ट करे, सो दैट कि वर्ल्ड का कुछ भी लॉस नहीं हो, क्योंकि अगर दोनों कंट्रीज डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व होती हैं सो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रक्शन होगा उसे। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बोथ द सुपर पावर्स जो हैं वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबली वे में रिएक्ट करें, बिहेव करें, स्पेशली इन इंटरनेशनल अफेयर्स, सो दैट कि जो वॉर्स हो रहे हैं या फिर जिनके अलाइजेस के बीच में जो वॉर्स हो रहे हैं उनको वो रिड्यूस कर सकें। ओके,
ना सो जो सिंस द कोल्ड वॉर से जो राइवलरीज है, कोल्ड वॉर ओके, कोल्ड वॉर इट्स नॉट अ शूटिंग वॉर, इट्स नॉट अ हॉट वॉर, बट कहीं ना कहीं दोनों सुपर पावर्स के बीच में वॉर तो चल ही रहा, राइवलरीज तो चल ही रही है ना। तो म्यूचुअल सस्पेंशन रहता है कि दोनों कंट्रीज के बीच में, दैट दे कॉन्स्टेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द वॉर, वो हमेशा की मिलिट्री प्रिपेयर्ड रहती है वॉर के लिए। एंड उनके पास ह्यूज स्टॉक्स भी रहता है आर्म्स का, ठीक है, जिसका वो ये भी हो उसको दूसरे वे में भी यूज़ कर सकते, दैट मीन्स के वॉर्स को होने से या फिर वॉर को भी प्रिवेंट कर सकते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सुपर पावर्स कि वो पूरी अपना कोशिश करें कि वॉर्स को अवॉइड करें, सो दैट कि जो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसको वो अवॉइड कर सकें। ओके। एंड समटाइम्स ऐसा भी होता है कि दोनों कंट्रीज जो है वो उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। ओके, लाइक मतलब अगर कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स गलती से अगर एक साइड से दूसरी साइड चला गया, ओके, तो अब जो जिस साइड गया, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो जो अदर साइड है वो उसको एज अ एक्सीडेंट ही समझेगी, मतलब एज अ पर्पसली भी समझ सकते हैं कि पर्पसली अदर सुपर पावर्स ने वहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया है। ओके, तो अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है, अगर एक्सीडेंटली कुछ वेपन्स ड्रॉप हो जाते हैं, तो जो अदर कंट्री है वो उसको किस वे में लेती है, लाइक वो उसको मिस ये पर्पसली वे में लेती है कि एक्सीडेंटली वे में लेती है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। एंड बोथ द सुपर पावर्स दैट इज यूएस एंड यूएसएसए यूएसएसआर, उन्होंने डिसाइड करा कि वो कोलाबोरेट करेंगे आपस में, सो दैट कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को, जो न्यूक्लियर एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके पास, वो उनको लिमिट कर सके या फिर एलिमिनेट कर सकते हैं, फिर जो बहुत ही जो डेंजरस वेपन्स हैं उनके यूसेज को अवॉइड कर सके। ओके। एंड दे ऑल्सो यूज द पॉलिसी ऑफ आर्म्ड कंट्रोल्स, थ्रू द आर्म्ड कंट्रोल्स वो जो यूसेज जो हैगा आर्म्स का या फिर जो वेपन्स का उसको रिड्यूस कर सकते हैं। एंड इन 1960 दोनों ही साइड्स जो थी, दैट इज यूएस एंड यूएसएसआर, उन्होंने 3 बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन करे थे, एंड दीज वर द लिमिटेड टेस्ट व्हेन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। ये आपको तीनों ही ट्रीटीज़ के नाम याद करने हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं ओके 1 मार्क में। कि 1960 में दोनों साइड्स ने, यूएस एंड यूएसएसआर ने 3 एग्रीमेंट साइन करे थे फॉर लिमिटिंग द आर्म्स कंट्रोल, दैट इज द लिमिटेड टेस्ट व्हेन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। ओके, और फिर मतलब ये 3 एग्रीमेंट साइन करे थे, इसके अलावा भी बहुत सारे मतलब राउंड्स उनके हुए, बहुत सी मीटिंग्स हुई जिसमें और बहुत सारे आर्म्स को और वेपन्स को लिमिट किया गया, ठीक है, सो दैट कि जो यूसेज जो है इन आर्म्स का या फिर न्यूक्लियर्स का वो रिड्यूस्ड हो सके, सो दैट कि जो डिस्ट्रक्शन होता है, जो बहुत ही डेंजरस वेपन्स है उनका यूसेज ना हो और जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो अवॉइड कर सके। ओके। एंड या इस बुक में भी जो आपके कार्टून्स दिए हैं वो आपको याद करने हैं, अच्छे समझने हैं। मैं कार्टून्स पर भी वीडियो बनाऊंगी, बट बिफोर दैट आई वांट अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम यू गाइस कि येस यू वांट अ वीडियो ऑन कार्टून रीडिंग्स एंड ऑन एवरीथिंग लाइक एमसीक्यूज, कार्टून रीडिंग, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, मैं सभी पर वीडियो बनाऊंगी, बट फॉर दैट आई वांट योर रिस्पॉन्स, अ गुड रिस्पॉन्स दैट येस यू वांट अ वीडियो फ्रॉम मी। ओके। एंड ये जो कार्टून हैगा इस चैप्टर का, इस पेज का ये जो कार्टून है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आपके एग्ज़ाम में आता है, ठीक है, तो इसको तो बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कार्टून। ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, चैलेंज टू बाइपोलैरिटी। बाइपोलैरिटी का मतलब क्या होता है? बाइपोलैरिटी मीन्स कि जहाँ पर दो सुपर पावर्स जो है वो उनका रूल रहता है, और दो सुपर पावर्स कौन थी? यूएस एंड यूएसएसआर। ओके, सो बाइपोलैरिटी मीन्स कि यहाँ पे दो सुपर पावर्स रहती, दो सुपर पावर्स का डोमिनेंस रहता है, तो अब उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस थे? तो नैम ही उनके लिए चैलेंज था, क्योंकि जो मोस्टली जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, दे आर ज्वाइनिंग टू द नैम, ओके, दे डू नॉट वांट्स टू लूज देयर फ्रीडम अगेन एंड दे डू नॉट वांट टू ज्वाइन ईदर ऑफ द सुपर पावर्स। ओके, एंड इसलिए जो मोस्ट ऑफ द जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी वो नैम को ही ज्वाइन करी, तो नैम एक तरीके से चैलेंज था ये बाइपोलैरिटी को और दोनों सुपर पावर्स के लिए। ओके, तो जो रूट है नैम की वो अपन कह सकते कि
3 लीडर्स के बीच की फ्रेंडशिप रही, जिसकी वजह से ये नाम का फॉर्मेशन हुआ। ओके, एंड 3 लीडर्स कौन कौन से थे? यूगोस्लाविया के लीडर जोसेफ ब्रोज टीटो, इंडिया के जवाहरलाल नेहरू एंड इजिप्ट के गैमिल अब्देल नसार, ओके, जिन्होंने 1956 में मीटिंग रखी थी। देन 2 अदर्स लीडर्स जो थे इंडोनेशिया और घाना के, दैट इज इंडोनेशिया के शुक्रेनो एंड घाना के क्वीन निक्रुमाहा, इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया था। और ये 5 लीडर्स थे। इन 5 लीडर्स को 5 फाउंडर्स ऑफ नैम कहा जाता है। फर्स्ट नॉन अलाइन समिट जो था नैम का, वो बेलग्रेड में हुआ था 1961 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दी 5 फाउंडर्स ऑफ नैम। ओके, उनके नाम क्या क्या हैं और जो फर्स्ट नॉन अलाइन समिट कब हुआ था और कहाँ हुआ था। सो 5 फाउंडर्स कौन कौन से नाम के? यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो, इंडिया के जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट के गैमिल अब्देल नसार, इंडोनेशिया के शुक्रेनो एंड घाना के क्वीन निक्रुमाहा। दीज वर नोन एज द 5 फाउंडर्स ऑफ नैम एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड जो फर्स्ट नॉन अलाइन समिट हुआ था वो बेलग्रेड में हुआ था 1961 में। ठीक है, तो 5 फाउंडर्स ऑफ नैम कौन कौन से हैं, इनको ये आपको रिमेंबर करना। फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी नैम की और कहाँ हुई थी, दैट यू नीड टू रिमेंबर। नाउ अब इसके 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स भी हैं, दैट कि ये जो नैम आएगा ये कॉरपोरेशन है तीनों 5 कंट्रीज़ का, जिससे जो नैम का फॉर्मेशन हुआ। ओके, और उनका मेन मोटिव यही था कि जो कोल्ड वॉर की वजह से जो टेंशन्स हो रही थी, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे, जो एरेनाज जो थे वो स्प्रेड होते जा रहे थे, तो उसको कम करना, मतलब कोल्ड वॉर टेंशन को कम करना और पीस एस्टैब्लिश करना। ओके, एंड बहुत सी जो मैंने ऑलरेडी कहा कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थी वो सुपर पावर्स को ज्वाइन करने की बजाय वो नैम को ज्वाइन कर रही थी। ठीक है, तो बहुत सारी जो इंटरनेशनल मतलब जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थी वो इंटरनेशनल एरेनाज में आई, और 1960 में टोटल 16 न्यू अमेरिकन मेंबर्स और न्यू अमेरिकन कंट्रीज़ ने यूएन को ज्वाइन करा था। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स भी आपको रिमेंबर करने हैं, दैट इज़ द कॉर्पोरेशन अमंग दीज 5 कंट्रीज़, growing Cold War tensions and its widening arenas, the dramatic entry of many newly decolonized African countries into the international arena. By 1960, there were 16 new African members in the UN. Okay, now जो फर्स्ट समिट हुआ था नैम का 1961 में बेलग्रेड में, तो वहाँ पर टोटल 25 मेंबर स्टेट्स थे। ओके, एंड ओवर द इयर्स जो मेंबरशिप थी वो एक्सपेंड होती गई। लेटेस्ट मीटिंग 17th समिट जो है वो वेनेजुला 2016 में हुआ था, बट 2018 में भी, अभी जो और अपन अगर लेटेस्ट बोले तो वो 2018 में हुआ था ब्राज़ील में। ठीक है, एंड टोटल इसमें 120 मेंबर स्टेट्स थे एंड 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज़। अब ऑब्जर्वर कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ होती हैं जो कि नैम को ज्वाइन करना चाहते हैं, उन्होंने भी नैम ज्वाइन नहीं किया है बट दे वांट्स टू ज्वाइन द नैम। ओके, तो वो जस्ट ऑब्जर्व करती हैं कि नैम का क्या कैसी पूरी प्रोसेस होती है, कैसी मीटिंग्स होती है। ठीक है, इसलिए उनको ऑब्जर्वर कंट्रीज़ कहा गया है। नाउ तो अब जैसे जो नॉन अलाइनमेंट या फिर जो नैम की पॉपुलैरिटी थी वो बढ़ती गई इंटरनेशनल मूवमेंट्स में, बहुत सी कंट्रीज़ जो थी वो अपना इंटरेस्ट दिखा रहे थे, वो ज्वाइन कर रहे थे इसको। ठीक है, तो भी बहुत ही मतलब एक थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था नैम को डिफाइन करना कि व्हाट डिड इट रियली स्टैंड फॉर, नैम का मीनिंग क्या है। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मीनिंग मेंबर ऑफ एन, इट्स वाज नॉट अबाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ अलायंस। मतलब नैम का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि दोनों अलायंसेस या दोनों सुपर पावर्स का मेंबर ना होना, बल्कि इससे आगे भी इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, और अपन नैम मतलब जो नैम की डेफिनेशन को या फिर नैम की पॉलिसी को आइसोलेशनिज्म या फिर न्यूट्रलिटी भी नहीं कह सकते, क्योंकि नैम ना ही तो आइसोलेशनिज्म की पॉलिसी को फॉलो करता है ना ही न्यूट्रलिटी को। अब किस तरीके से, क्योंकि देखो आइसोलेशनिज्म का मतलब होता है कि बिल्कुल वर्ल्ड के अफेयर से दूर जाना, मतलब वर्ल्ड में क्या चल रहा है उससे कोई भी मतलब नहीं रखना। और नैम तो बिल्कुल ही इसके अपोजिट था। जो नैम की जो कंट्रीज़ थी स्पेशली इंडिया, उन्होंने बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करा है इन मीडिएटिंग बिटवीन द 2 राइवल कंट्रीज़, 2 सुपर पावर्स। ठीक है, मतलब बहुत ही
सारी ही नाम की कंट्रीज़ ने बहुत ही एक्टिव रोल प्ले किया कि कोल्ड वॉर की जो टेंशन है, जो वॉर है, वो रिड्यूस्ड हो जाए एंड पीस और स्टेबिलिटी आ जाए, ठीक है। और नैम के जो मेंबर्स हैं उनकी यूनिटी, मतलब वो भी पूरा उनकी यूनिटी कॉरपोरेशन पर ही बेस्ड करता है। सो नैम इज़ नॉट अ पॉलिसी ऑफ आइसोलेशनिज्म। ये कभी कभार आपके पूछा जाता है एग्जाम में कि नैम इज मतलब कि जो नैम जो है, कि आप उसको आइसोलेशनिज्म की पॉलिसी से डिफाइन कर सकते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि आइसोलेशन मतलब बिल्कुल आइसोलेट हो जाना हर चीज़ से, और नैम ने कभी भी ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करा। एंड नॉन अलाइनमेंट का मतलब न्यूट्रलिटी भी नहीं, क्योंकि न्यूट्रलिटी का मतलब होना कि जो वॉर्स हो रहे हैं या फिर जो वर्ल्ड अफेयर्स हो रहे हैं उनसे बिल्कुल मतलब नहीं रखना, न्यूट्रल होना, ना ही तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना, ना ही नेगेटिव रिस्पॉन्स देना। तो ये भी नैम की पॉलिसी नहीं थी, ठीक है। मतलब जो नाम की कंट्रीज थी, ऐसा नहीं था कि वो वॉर्स नहीं होते थे तो वो इन्वॉल्व नहीं होते थे, या फिर पीस इस्टेब्लिश करने की कोशिश नहीं करते थे, ठीक है। मतलब बहुत सारे रीजन से जो नाम की कंट्रीज थी वो इन्वॉल्व होती थी वर्ल्ड के अफेयर्स में, एंड दे ऑल्सो वर्क टू प्रिवेंट दी वॉर्स बिटवीन दी कंट्रीज, और अगर वॉर हो जाए तो उसको जल्द से जल्द ख़त्म करना, एंड टू इस्टेब्लिश पीस बिटवीन द सुपर पावर्स एंड देयर अलायंस कंट्रीज, ठीक है। तो नॉन अलाइनमेंट का मतलब ना ही तो पॉलिसी ऑफ आइसोलेशनिज्म है, नॉर न्यूट्रलिटी, ठीक है, क्योंकि नैम जो है वो इन दोनों ही पॉलिसी को फॉलो नहीं करता था। नौ, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। अब जो नॉन अलाइन कंट्रीज थी, इट्स दे आर मियरली मोर देन द मीडिएटर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, ठीक है। अब जो नॉन अलाइन कंट्रीज थी उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो थी नॉन अलाइन कंट्रीज में, दे आर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। मतलब उनको इकोनॉमिकली, सोशली, फाइनेंशियली लिफ्ट अप करना बहुत इंपॉर्टेंट था, पोवर्टी की साइकिल से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी था, ओके। एंड बिकॉज ये सारी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी तो उनके लिए डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी था, एंड विदाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इट्स नॉट पॉसिबल, मतलब उनके लिए पॉसिबल नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड विदाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कंट्रीज़ जो थी वो पूरी तरीके से फ्री नहीं हो सकती थी। और इस टाइम पर मतलब बहुत ज़रूरी था कि कहीं ना कहीं से जो रिच कंट्रीज़ है वो उनको मोरली, फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड करे, ठीक है, विदाउट चीटिंग दैम। सो जो आइडिया जो था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का, फिर ये आइडिया आया कि जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ है उनको मतलब बहुत ही डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है, ओके। एंड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने अपनी एक रिपोर्ट रिलीज़ करी 1972 में, जहाँ पर उन्होंने एक पॉलिसी बताई टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, ओके। एंड इट्स रिपोर्ट में बहुत से रिफॉर्म्स बताए गए थे, स्पेशली फॉर द लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ की, जो रिच कंट्रीज़ हैं उनको लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ को अपना जो नेचुरल रिसोर्सेज पर उनका जो कंट्रोल है एलडीसीज कंट्री का वो प्रोवाइड करना चाहिए। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ या फिर जो रिचर कंट्रीज़ हैं जो वो एलडीसीज कंट्रीज़ का जो रिसोर्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वो बिल्कुल से ख़त्म कर देना चाहिए, ओके। एंड एलडीसीज कंट्रीज़ जो हैं उनको ये राइट देना चाहिए कि वो अपने प्रोडक्ट्स जो है वो अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ या फिर रिच कंट्रीज़ में सेल कर सके, सो दैट उनको भी बेनिफिट हो जाए। एंड थर्ड इसकी जो कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ है, मतलब अगर जो पुअर कंट्रीज़ है, जो एलडीसीज कंट्री हैं, अगर वो वेस्टर्न कंट्रीज से कुछ भी टेक्नोलॉजी खरीद रही है तो उनको कम प्राइस में ही दें, सो दैट उनके लिए अफोर्डेबल हो जाए वो टेक्नोलॉजी को परचेज़ करना। एंड फोर्थ इज़ कि एलडीसीज जो हैं उनको ग्रेटर रोल, मतलब उनका भी उनको रोल दिया जाए कि वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में जो इकोनॉमिक जो मैटर्स हैं उनमें अपना रोल प्ले कर सके, मतलब उनको भी बराबरी का हक मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ रिफॉर्म्स थे एलडीसीज कंट्री के लिए, सो दैट कि उनका भी डेवलपमेंट हो सके, ओके। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ना, अब 1961 में बेलग्रेड में जो नाम की फर्स्ट समिट हुई थी तो वहाँ पर इकोनॉमिक इश्यूज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई थी। क्यों नहीं दी गई थी? बिकॉज उस टाइम पे कोल्ड वॉर चल रहा था। तो जो नैम कंट्रीज थी उनका मेन फोकस यही था कि बस दे वांट्स टू रिड्यूस द कोल्ड वॉर टेंशंस, ओके। एंड आफ्टर 1970s दे स्टार्ट टू गिव द मोर इम्पोर्टेंस टू अदर इश्यूज एज वेल। जो नैम जो तब एक इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप बन गया था, ठीक है। लाइक कि मतलब अदर प्रेशर्स भी थे, अदर इश्यूज भी थे जो कि नैम को हैंडल करने थे, क्योंकि कोल्ड वॉर के टाइम पर या फिर 1961 के टाइम पर
जो नाम कंट्रीज थे उनका मेन इशू था सिर्फ और सिर्फ कोल्ड वॉर। ओके, बट एज द टाइम पासिस नाम के जो इश्यूज थे जो या फिर जो इम्पोर्टेंस थी वो अदर इश्यूज को लेकर भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, नाउ इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। अब अपन यहाँ पे देखेंगे कि इंडिया और कोल्ड वॉर का क्या रिलेशन था, मतलब कोल्ड वॉर के टाइम पर इंडिया ने क्या रोल प्ले किया या फिर नैम में इंडिया का क्या रोल था। बिकॉज जो नैम मतलब जो इंडिया जो था वो लीडर था नैम का। ओके, और यहाँ पे दो फोल्ड्स बताए थे इंडिया ने कोल्ड वॉर के टाइम पर कि फर्स्ट इज की जो इंडिया है वो तो दोनों सुपर पावर्स से बिल्कुल आइसोलेट मतलब अलग रहेगी ही, मतलब दोनों सुपर पावर्स को ज्वाइन नहीं करेगी और वो ये भी इंश्योर करेगी कि जो अदर कंट्रीज है वो भी दोनों अलायंसेस को ज्वाइन ना करें। ओके, एंड सेकेंड इज कि अगर कोई भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री एंड अलायंसेस का पार्ट बनती है तो इंडिया उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेगी। ठीक है, अब इंडिया की जो पॉलिसी थी नैम को लेकर या फिर मतलब कोल्ड वॉर को लेकर, इट्स नॉट नेगेटिव नॉट पैसिव। ठीक है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि जो नैम की जो पॉलिसी थी वो न्यूट्रलिज्म या फिर आइसोलेशनिज्म नहीं थी। ठीक है, एंड नॉन अलाइनमेंट इज नॉट जस्ट पॉलिसी ऑफ फ्लीइंग अवे की जो नैम की जो कंट्रीज या फिर जो इंडिया जो है वो उन टेंशन से भाग रही है या फिर उनका पार्टी नहीं बनना चाहती। इट्स जस्ट वांट कि वो एक्टिवली वर्ल्ड अफेयर्स में इंटरफेयर करे और जितनी भी जो राइवलरीज है उनको कम करे। ठीक है, मतलब जो अलायंसेस के बीच में जो डिफरेंसेस हैं जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कम करे, उनको रिड्यूस करे और पीस एस्टैब्लिश करे। और अगर कोई भी वॉर हुए हैं अलायंसेस के बीच में तो इंडिया ने उसमें इंटरवीन कराएगा एंड उस वॉर को सॉल्व करने की भी कोशिश करेगा। ठीक है, एंड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इंडिया जो था वो रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को एक्टिवेट करा जो कि यूएस एंड यूएसआर के पार्ट नहीं थे, कि वो और ज़्यादा एक्टिवली इंटरवीन करे और सुपर पावर्स के बीच में नेगोशिएशन करवाए एंड जो सारी जो प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करे। ठीक है ना, अब अपन देखते हैं कि नैम की पॉलिसीज से इंडिया को क्या बेनिफिट्स हुए। तो मेनली दो बेनिफिट्स थे कि जो दोनों ही पॉलिसी मतलब इंडिया जो है वो इंटरनेशनल अफेयर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता। ओके, और दोनों ही सुपर पावर्स जो थे वो इंडिया को या फिर ग्रांटेड या फिर अपनी तरफ नहीं ले सकते थे। लाइक इंडिया का जो इंटरेस्ट है अपना, इंडिया अपने इंटरेस्ट को सर्व कर सकता है, अपने इंटरेस्ट को फुलफिल कर सकता है। ठीक है, अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए डिसीजन या फिर स्टैंसेस ले सकता है एंड दोनों ही सुपर पावर्स उसमें इंटरवीन नहीं कर सकते। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट था इंडिया के लिए। एंड सेकेंड इज कि इंडिया जो है वो एक सुपर पावर्स को दूसरे सुपर पावर के अगेंस्ट बैलेंस्ड करके रखता था। मतलब कि अगर एक सुपर पावर इंडिया को प्रेशराइज करने की कोशिश करे या फिर इग्नोर करने की कोशिश करे तो इंडिया दूसरी सुपर पावर की तरफ टिल्ट हो जाता था। सो दैट कि दोनों ही सुपर पावर्स जो है वो इंडिया को एज अ फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट था इंडिया के लिए। नाउ जो इंडिया की जो पॉलिसी थी नैम की उसके बहुत से क्रिटिसिजम्स भी हुए एंड देयर आर टू क्रिटिसिजम्स। फर्स्ट इज की जो बहुत से कंट्रीज रहती थी वो इंडिया की प्रिंसिपल्स या फिर इंडिया की पॉलिसी को अनप्रिंसिपल्ड कहते थे। दैट मीन्स कि उनका कहना था कि नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर इंडिया जो है वो अपना इंटरेस्ट सर्व कर रहा है, अपना इंटरेस्ट फुलफिल कर रहा है एंड इंटरनेशनल इश्यूज में स्टैंसेस नहीं ले रहा है। मतलब इंटरनेशनल इश्यूज जो है उस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। एंड सेकेंड क्रिटिसिज्म ये था कि उन्होंने इंडिया की पॉलिसी को इनकंसिस्टेंट कहा। उन्होंने कहा कि दैट दे आर इंडिया जो है वो अगर कोई भी कंट्री नाम वो दोनों सुपर पावर्स को ज्वाइन करती है तो इंडिया उसको अपोज करे। बट ऑन द अदर हैंड इंडिया ने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन करा था यूएसएसआर के साथ अगस्त 1971 में 20 ईयर्स के लिए। तो बहुत से फॉर द ऑब्जर्वर्स फॉर द अदर पीपल्स फॉर द अदर कंट्रीज इंडिया ने यूएसएसआर को ज्वाइन कर लिया। बट इंडियन गवर्नमेंट का कहना था कि उस टाइम पे 1971 में इंडिया और मतलब इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था बांग्लादेश को लेकर। ओके, तो इंडिया का ऐसा कहना था कि इंडिया को डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री सपोर्ट चाहिए था बांग्लादेश क्राइसिस के टाइम पे एंड दैट्स वाई इंडिया ने वो ट्रीटी साइन करी थी यूएसएसआर के साथ। और कोई भी ट्रीटी इंडिया को रोक नहीं सकती फॉर हैविंग द good relations with other countries including US. Okay, so these are the two benefits and two criticisms इंडिया के लिए, जो कि मतलब इंडिया की जो नाम की पॉलिसी थी तो उसको लेकर दो बेनिफिट्स एंड दो क्रिटिसिजम्स एंड यू नीड टू रिमेंबर बोथ दीज। ओके, नाउ
अब जो यूएसएसआर जो है उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था 1991 में। तो ये जो डिसइंटीग्रेशन के बारे में पूरा डिटेल में अपन लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ओके, फिर यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया 1991 में, कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया था। जैसे ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया था एंड यूनिपोलर वर्ल्ड आ गया था, जहाँ पर सिर्फ एक सुपर पावर दैट इज यूएस की हेजेमोनी थी, यूएस का रूल था। ओके, बट ये जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी थी, धीरे धीरे उसकी रेलेवेंस और या फिर उसकी इफेक्टिवनेस भी कम होती गई, बट उसके जो आइडियाज़ थे, जो वैल्यूज़ थे, वो कभी कम नहीं हुए। नैम का यही मानना था कि जो मतलब स्मॉल स्मॉल कंट्रीज़ है, मतलब नैम का ये कहना बिल्कुल नहीं था कि जो स्मॉल कंट्रीज़ है अगर वो वीक हैं तो वो अपने सपोर्ट के लिए जो बिगर कंट्रीज़ है उनका सपोर्ट ले। नो, नैम का ये पॉलिसी थी कि जो स्मॉल स्मॉल कंट्रीज़ हैं वो खुद आकर अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाए। दे नीड नॉट टू बिकम द फॉलोअर ऑफ बिग कंट्रीज, ओके, बिग सुपर पावर्स। और ये जो आइडियाज़ हैं, नैम के जो आइडियाज़ हैं वो आज भी रिलेवेंट है इवन आफ्टर द कोल्ड वॉर। एंड कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया, नैम की पॉलिसी जो नैम की जो इफेक्टिवनेस थी वो भी रिड्यूस्ड हो गई, बस उसके जो आइडियाज़ थे वो आज भी बहुत ही पावरफुल है। ओके, तो दिस इज़ अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये समझ आया हो, मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इसलिए दोनों ही पार्ट्स की जो वीडियो है वो थोड़ी लेंदी हो गई है, बट मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको डिटेल में चैप्टर एक्सप्लेन करना, सो दैट कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे फ्रॉम द स्टार्टिंग। ओके, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच।